So now I would like to call upon next set of panelists for discussion upon policy framework for making of New Bharat. So here, CA Neha Gupta, I would like to call you on the stage. Mahinder Khandelwal and Mr. Amit Agarwal. Please have a big round of applause for all three of them. Yes, ma'am. Please have a seat. I would also like to call our next moderator, Mr. Uday Pratap Singh. Namaskar. Hello and welcome once again, and thank you all for being with us at our India News Business Startup Conclave 2023. जी हाँ, हम अपने कॉन्वर्सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे. हमारे अगली खास वार्ता जो है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क पर होगी. ये जो नया भारत, न्यू इंडिया की बात हम करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक रोबस्ट पॉलिसी, एक सशक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना महत्वपूर्ण है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे. तो पहले तो मैं सारे हमारे जो गेस्ट्स हैं, बिफोर वी गेट इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स, उनके कोर कॉम्पिटेंसी एरियाज, उनके जो स्ट्रेंथ क्षेत्र पे हैं, उन पे हम आए. उससे पहले मैं ओपनिंग कमेंट्स चाहूँगा आप सबसे. लेट्स बिगिन विद यू अमित. एक सशक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना आवश्यक है ये नए भारत की नींव जो हम बात कर रहे हैं रखने के लिए, ये इकोनॉमिक विजन का जो सपना है, मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सशक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना जरूरी है? I think same within the policy framework is the fundamental for any development of any economy, because the way if you see the way the Indian policies have been built up, whether it's the renewable energy policy, whether it's the taxation policy, and whether it's a startup policy, each of these policy frameworks have been developed with significant time and efforts of the Honorable Prime Minister and the government. And that's why what we see in India is it's not growing, it's growing steadily, consistently, and this growth is going to continue to reach for up to, let's say, $8 to $10 trillion economy by 2030. So I do agree policy framework is one of the most fundamental things that result in growth of any economy. महेंद्र जी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना ज़रूरी है? स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या अभी है और गुंजाइश है? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस नए भारत के निर्माण के लिए? Yeah, so thank you, Uday. That for any country, any developing country to become a developed country, a policy framework is necessary. सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है with the policy framework, we stop the whatever that wrongdoings are there in the economy. Those wrongdoings are being stopped by being a robust policy. Like GST, you have seen that so many people who are in organized sector, they were struggling with the unorganized sector because वहाँ बिजली की चोरी हो रही थी, एक्साइज की चोरी हो रही थी. आज वो रुक गई है, तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ देख रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शन देख रहे हैं. सेम वे आईबीसी आया, आईबीसी में भी हमने देखा कि जितने डिफ़ॉल्टर प्रोमोटर्स थे जो चोरी कर रहे थे या बैंकों का पैसा जो है डिफ़ॉल्ट होके और कंपनीज में ग्रोथ नहीं आ रही थी, वो नहीं सारी चीज़ नहीं हो रही थी, वो आज आईबीसी आने के बाद में जो भी अनप्रोडक्टिव एसेट्स थी वो प्रोडक्टिव बन गई. और जो गुलाटी जी, मिस्टर गुलाटी ने जो बोला था देश का मुनाफा, तो आज देश का मुनाफा ऑटोमेटिकली बढ़ गया है कि जब अनप्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव बनी है तो उसमें तीन तरह का चीज़ हुआ है कि जो कंपनीज अंडर परफॉर्म थी वो परफॉर्म कर रही है, वो काबिल हाथों के हाथ में चली गई है और वो उनकी कैपेसिटी को डबल ट्रिपल कर दिया है आज की डेट में. दूसरी जो कंपनीज बंद पड़ी हुई थी, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई थी,
आज वो उनका जो है पूरा ऑपरेशनलाइज होके आइदर ऑपरेशनलाइज हो गई है या उनका चीर फाड़ होके उनकी एसेट्स बिक गई है, वो ज़मीन खाली हो गई है, उस ज़मीन पे आइदर नई इंडस्ट्री आ गई है या नए जो है ना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो दैट वे दैट इज़ देश का मुनाफा बढ़ रहा है विथ ए रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेहा, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना आवश्यक है? First of all, I would like to thank India News for giving me this opportunity today and thank you Uday also. So सबसे पहले जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो अगर एक पार्टनरशिप भी आज की डेट में किसी को स्टार्ट करनी है या एक कंपनी भी स्टार्ट करनी है तो पॉलिसीज़ की बात की जाती है कि पॉलिसी क्या होगी, कैसे स्टार्ट किया जाए कंपनी को, कैसे रॉन्ग डूइंग चीज़ों को रोका जाएगा, कैसे काम किया जाएगा। तो अगर भारत की बात करते हैं कि हम न्यू भारत की बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ताकि कल को कोई भी गलत काम होगा तो उसको उन पॉलिसीज़ के बेस पे रोका जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। सो मेरे अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे या इंडिया न्यू भारत ग्रो कर पाएगा। Now let's dive straight into the conversations. अब थोड़ा और विस्तार से स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा करते हैं। नेहा, ये जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है, क्या आपको लगता है इस वजह से स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं? इसको और स्मूथ कैसे हम बना सकते हैं? आपकी राय इस पे क्या है? सो उदय, इफ यू अलाउ मी, मैं कुछ क्वेश्चन ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप तैयार हैं इस सवाल के लिए? रेडी? ओके। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप एक जनरल इंसान को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? वो क्यों चाहेगा स्टार्टअप हो? वो स्टार्टअप नहीं कर रहा है, उसको बिजनेस नहीं करना है, वो नॉर्मल आदमी है, वो क्यों चाहेगा इंडिया में स्टार्टअप हो? अगर कोई बताना चाहे कि उसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप इसलिए होना चाहिए, क्या फ़ायदा है उसका पर्टिकुलर? क्योंकि हर कोई आजकल अपने फ़ायदे की बात करता है। सर जवाब दे रहे हैं। सर अविनाश, सर इज आंसरिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। यस। Because startup is the new inventions are coming, so there are less competition as compared to the existing business. So startup is necessary for new things, new services, new production, and so I have also started one startup through my son who has just 25, 26. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या 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 आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं या एक और सुनना चाहेंगे? आंसर, एक और बहुत अच्छा आंसर आंसर था सर, बहुत अच्छा, बट स्टिल एक और। यस, प्लीज गो अहेड। According to me, if you will have a sort of a market where the biggies of any industry would continue to rule, then there would not be so many innovations. And startups are important because they challenge these biggies. They identify the gaps in the market in terms of Exactly. products and services. And that's why startups are very, very necessary. So that we have sort of a oligopolistic situation जहाँ पर level playing field हो सबके लिए और अच्छे products और services consumers को, end users को right prices पे मिले. ओके। Right. So मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक वन मोर पर्सन वांट टू ऐड समथिंग। let's get back to your answer. Okay. We'll go back to the audience again. Yes. सो मेरे अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है एक स्टार्टअप। एक प्रॉब्लम है जो उसने फेस करी, उसने देखा और उसको स्टार्टअप के तौर पर वो लेके आया। अगर मैं बात करूँ जोमेटो की ही या फिर ओला की ही, तो उन्होंने एक ऑटो की प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे, अब ऐप के थ्रू हम घर से बुक कर सकते हैं, वो एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है, इजी किया है, हमारे लाइफस्टाइल को इजी किया है। आई एम नॉट डूइंग स्टार्टअप, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट मेरे को उससे हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं। सो इसलिए स्टार्टअप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट जस्ट फॉर द इंडियन ग्रोथ बट फॉर अदर पीपल एज वेल। सो अगर कंप्लाइंसेस की बात की जाए तो कंप्लाइंसेस अगर इजी नहीं होंगे तो लोग डरेंगे स्टार्टअप करने से। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसमें या इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ काम नहीं किया। अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इजी हुए कंप्लाइंसेस। कंपनी को स्टार्ट करना बहुत इजी कर दिया गया। पहले एक महीना लग जाता था, अब 1 वीक में कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ऐसे ही एग्जिट, कंपनी की एग्जिट को बहुत इजी कर दिया गया। DPIIT लाया गया जिसके थ्रू अगर आप एक स्टार्टअप है और DPIIT रिकग्निशन ले लेते हैं तो आपको 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना। और MSME लोन्स लाए गए। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है जिसके थ्रू स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा एंजल टैक्स के विषय पर। पहले तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे ऑडियंस में, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, मगर कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, कोई लेमैन भी हैं
जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, उनको आप संक्षेप में पहले तो बता दीजिए व्हाट इज एंजल टैक्स, इससे स्टार्टअप्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं और क्या कोई एग्जेम्पशंस हैं क्या? Yeah, okay. So, एंजल टैक्स बिफोर मैं एंजल टैक्स पे आऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग सब शायद वैल्यूएशंस बहुत सुनते हैं आजकल, आप लोग पेपर्स भी देखते हैं कि अभी एक फंडिंग हो गई है किसी स्टार्टअप में 20 मिलियन की, किसी में $25 मिलियन की, एंड दीज आर ऑल लार्ज फंडिंग्स, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हैपनिंग. तो एंजल टैक्स इज एक्चुअली लिंक टू दैट. एंजल का मतलब है एक इन्वेस्टमेंट इनटू अ न्यू कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप, और जो इन्वेस्टर होता है उसको हम कहते हैं एंजल्स. सो व्हेन एन एंजल इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लेके आए थे कि इसका कोई बेनिफिट ना ले, जिससे कि people should not make white money into black or black into white. That's why गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टार्टअप और उसकी वैल्यूएशंस से ज़्यादा का अमाउंट अगर उस स्टार्टअप में आ रहा है, that excess amount हम लोग टैक्स करेंगे as angel tax. In simpler terms, this is what angel tax means. Now, because there are so many genuine startups, we all know that today we have 112,000 registered DPIIT startups. So every startup cannot be questioned. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स लेके आए हैं that if the investment is coming from non-resident, means coming from outside India into a startup from certain notified countries, there are 21 countries हैं जिस जहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, तो आप पे एंजल टैक्स नहीं लगेगा. बट इतनी लंबी डिटेल्स में ना जाके एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको संक्षिप्त में ये बता देता हूँ कि अगर आपका स्टार्टअप DPIIT रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ एक फॉर्म 2 फाइल करना है, और वो फॉर्म 2 फाइल करने के बाद आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो दैट इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एंजल टैक्स. तो अपने लिए तो ये है कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव, तो स्टार्टअप्स को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है एंजल टैक्स से, प्रोवाइडेड they get this form 2 filed and they get a valuation एक requirement है, because apart from income tax also कुछ अलग regulations में भी कई बार valuations like Companies Act also says and FEMA also says depending on the category of investor. तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल निकल जाएंगे, बड़ी compliance है, इससे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. I don't think so किसी स्टार्टअप को, genuine स्टार्टअप को इससे fear की जरूरत है. ओके, अब बात करते हैं IBC के बारे में. महेंद्र जी, डर की बारे में बात कर रहे थे अमित, तो हमारे ऑडियंस मेंबर्स और ना डर जाएं कि हम IBC के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो तो अपने बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, हम तो इंसॉल्वेंसी पे आ गए सीधा. मगर IBC जो है ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है MSME प्रमोटर्स के लिए? So IBC is really a very big opportunity for the investor community as a lot, and especially for MSME, because in MSME one MSME promoters are allowed to participate in their own company, in the resolution of their own company. Second, through IBC you can acquire the company post forward integration or backward integration you can do, and IBC laws are so simple and so clear that whatever legacies, liabilities are there, legacies, legal issues are there, structural liabilities are, those liabilities are set aside. Those can be addressed in the resolution plan, and you can acquire the company. And not only you can acquire the company, you can take the tax benefit also. Through merger, through IBC merger, you can take the tax benefit also. So a lot of the investors who want to grow, instead of going for a brownfield project, you can acquire a company through IBC. So IBC, most of the assets are like where that they could not be able to meet their financial obligation, whereas they have the assets, running assets, market is there, the product is also established. So you can target those type of companies, and instead of going for brownfield project where it takes 2-3 years to establish the company or the factory, then going to market it takes 2-3 years. Instead of that, you can immediately enter into the market, and you can grow very. So you believe in practical terms a company can look at expanding and growing through IBC process. Yes. पर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में भी
उतना ही आसान है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण देता हूं एक ही क्षेत्र से। एविएशन सेक्टर के अगर बात करें हम, जेट एयरवेज, गो एयर बहुत प्रोमिनेंट एयरलाइंस थे, काफ़ी आप में से उड़े भी होंगे इन एयरलाइंस में। ये दो गए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, मगर नो वन हैज़ बीन एबल टू एक्वायर इट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग और एक्चुअली टेकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। हाँ, जेट एयरवेज का एक्विजिशन हुआ, मगर एक भी एयरक्राफ्ट अब तक उड़ा नहीं है। गोवा के बारे में भी काफ़ी महीनों से, हफ्तों से ये चर्चा चल रही है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस को, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है गेस्ट के लिए। Yes. So Uday, here we are talking about MSME. We are not talking about these big I'm giants. just expanding the conversation If a bit we, as well. go for big giants, initially, I, address that there are three types of promoters. One is there are assets, there is a hard assets, there is a unproductive, these, assets are not generating, these assets are not operating at their full capacity. So there, new promoters comes in and they are running those assets. I myself have handled largest insolvency of this country in steel sector. And those companies are now 3 times of their value, their production also. Their production initially was 2 million ton, which has gone on to 5 million ton, Bhushan Power and Steel, which I have handled, which has taken by JSW. And their market capitalization and, that revenue growth is also gone. So there are hard assets. If there are hard assets and these are not, that operating at the full level due to the promoter's issue, those assets are doing fairly well. But there are assets which are, there is a, that not sufficient revenue generating capacity, or the capacity is not there, and their financial liabilities are so large that can't be serviced. JTV is one of the example of that one. Okay. So, those assets are now liquidating, that is. नेहा, लेट्स टॉक नाउ वंस अगेन। इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में। स्टार्टअप्स जब आ जाते हैं तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है मार्केट शेयर के लिए, कंपटीशन होता है एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए भी। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। ईसॉप्स, ये कितना क्रूशल है एक एम्प्लॉय को रोकने के लिए और उनको एक इंसेंटिव देने के लिए टू जॉइन वंस कंपनी। ईसॉप्स के बारे में थोड़ा बताएं, और ये स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के एग्जीक्यूटिव्स कैसे यूज कर सकते हैं टू कीप एम्प्लॉयज एंड आल्सो टू गेट एम्प्लॉयज। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैं रिसेंटली मैं एक क्लाइंट की फाइल पे काम कर रही थी जहाँ पर टैक्स सेविंग की बात हो रही थी। सो वो एक करोड़ों का पैकेज छोड़ के एक स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाह रहे थे जहाँ पर उनका रेम्युनरेशन हाफ से भी कम हो गया, बट ईसॉप्स मिल रहे हैं। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिल रहा है। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि वाई यू आर गोइंग फॉर ईसॉप्स और इतना अच्छा पैकेज को छोड़ के, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे जैसे ही कंपनी लिस्ट होगी तो ईसॉप से वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर जाएंगे, रादर दैन कि एक रिम्यूनरेशन पे वो काम करें, एक पर्टिकुलर सैलरी पे काम करें। तो अगेन ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है कि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय कम सैलरी पे मिल रहा है। जैसे ही वो अपने ईसॉप्स को या फिर अपने शेयर्स को लिस्ट करेंगे तभी जो भी गेन होगा वो एम्प्लॉय ले पाएगा। तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी रिटेन हो गया और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है ईसॉप्स। आप बताइए अमित, लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस अ बिट। क्या क्या स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं ईसॉप्स के भीतर, और प्रैक्टिकल टर्म्स में, क्योंकि आप काफ़ी कंपनीज के संग डील करते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस कैसे ट्रांसलेट होता है इनटू एक्शन, तो ये कितना फ़ायदेमंद रहता है कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के लिए? या बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक उदय, ईसॉप्स नॉट ओनली इज, ईसॉप्स का मतलब सिंपली ये है कि आप एक कंपनी में एक भागीदार हैं, आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर्स दिए हुए हैं, सो दैट कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ ईसॉप्स बहुत ट्रेंड में है। ईच एंड एवरी स्टार्टअप दैट वी आर डीलिंग विद, एवरी स्टार्टअप इज इशूइंग ईसॉप। क्यों? क्योंकि बॉस द कॉम्पनसेशन विच इज पेड टू एन एम्प्लॉय विच इज एक्स, उस एक्स को डिवाइड बाय आप एक्स में से यू से दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश आई विल पे यू लेट्स से y amount in ESOP. ESOP देने का मतलब है उसको उतने शेयर्स दे दिए, he is also happy, he is motivated कि अच्छा कंपनी के अंदर he'll perform, and since he perform, the company will perform and his value will go up. So ESOP definitely is one of the most lucrative ways of remunerating an employee, because कंपनी को डिडक्शन मिलती है टैक्स की, एम्प्लॉय इज ऑल्सो हैप्पी। बट इसके अंदर कुछ पिट्सफॉल्स रहते हैं। देयर आर वेरियस, कुछ ESOPs होते हैं आपको एक्चुअल शेयर्स मिलते हैं, कुछ में आपको शेयर्स मिलते ही नहीं है, सिर्फ देयर इज अ फैंटम स्टॉक, मतलब वो केवल एक नाम के लिए रहते हैं।
So ESOPs के अंदर भी there are multiple options. In my experience, every startup should evaluate ESOPs as a mechanism of remunerating its employees and should adopt the ESOP policy because it results in higher productivity in general that we have seen over a period of time. ओके एक दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जो आपने देखे हों अबाउट हाउ यू नो अ कंपनी हैज मैनेज टू आइदर गेट अ वेरी सॉट आफ्टर एम्प्लॉय या फिर एक कंपनी ने किसी को रिटेन किया ईसॉप के थ्रू कोई एक एग्जांपल आप बता सकते हैं? In fact, मैं आपको बता देता हूँ एक fintech company है. This fintech company is in Gurgaon. This fintech company wanted to take an executive from Google. Now Google ने भी ESOPs दिए हुए थे, but actually क्या है कि अपनी कंपनी के अंदर कितना परसेंटेज आप ओन करते हो वो डिफाइन करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरूर, क्योंकि बड़े जो जायंट्स होते हैं Amazon, Google, हो सकता है आप वहां से किसी एम्प्लॉय को आपके स्टार्टअप पे लाना चाहे. कैसे आप ला सकते हैं? एक उदाहरण दे रहे हैं. तो वही वाली बात है कि आप एक बड़ी कंपनी में 0.0000001% के आपके पास एक कुछ शेयर्स होंगे. जब आप एक कंपनी के फिनटेक कंपनी ने अपनी प्रपोजिशन दी, उन्होंने अपने होने वाले एम्प्लॉय को जो कि एक CTO या when they were recruiting, उन्होंने को एग्जांपल दिया that how see you will be owning around 3% of the company over a period of 3 years. So we'll give you 3% of the company. Now this company with you together, me and you together, will be valued over $25 million. So imagine this $25 million का 3% is yours. तो आप ये लगा लीजिए कि 3 years के अंदर I'm giving you that value and this is the base value. Plus हम उसको आगे भी आपको ESOPs देते रहेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, you'll grow, we all will grow together. So ये आप देखिए, even we hear in news also, listed companies में most of the employees in whether it was even in Mamaearth's IPO, there were many lists came that these are the employees who have become millionaires. In every IPO we are having certain, in all the startup listing which is having, Zomato के अंदर listing हुई, many employees have become millionaires. So it's a tradition, trend, and adapt करना चाहिए. This is the new age India. We should adapt to these kind of remuneration models. I think this is about it. जी नेहा. I want to add one more point here कि taxation के benefit से भी ESOP ज़्यादा अच्छा है. Reason being ESOPs taxable होगा, capital gain 10%, but salary आपकी 30 plus cess plus surcharge proper taxable हो जाएगी. So taxation के point से भी ESOPs में ही ज़्यादा फायदा है. प्रमोशन स्ट्रक्चर या अप्रेजल स्ट्रक्चर से Exactly, better, right, जी. yes. नेहा, इसमें एक चीज़ है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसे होता है ना. That's right, तो yes. ESOP आपका जीरो भी हो सकता है एंड That's the point, सो yes. ये भी चीज़ आप देख के चलिए. हर But चीज़. it depends on you. आप कंपनी का फायदा कराएंगे, आपका जी फायदा होगा. हम आपके पास I'll just come. CIPB प्रोसेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. सर, जो प्री पैक CIPB प्रोसेस है उस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें. So this benefit is available to the MSME. So wherever MSME promoter is facing the problem, that they see that their liabilities are far much more than their revenues and earnings. So they themselves can go to the IBC process and they can balance out their liabilities in a sustainable mode, and they can buy back their company through pre-pack process. So pre-pack is a process to MSME only, where MSME promoter is allowed to buy back his company through pre-pack, and they can balance out their liabilities. It's a very good process which is available to the MSME promoters only. So with a 10 lakh rupee default, you can refer your company to the IBC, and MSME promoter himself can, draw up a resolution plan and bring back their company and balance out their liabilities. और वर्तमान सरकार ने काफी कुछ किया है ना IB प्रोसेस को सशक्त बनाने के लिए. This is only for MSME. Second, in IBC also, even if some creditor has taken your company to the IBC, so there also one window is available. The MSME promoter is allowed to participate in the process. That other resolution applicant, other investors who are giving their resolution plan, you can also participate. You can also give the resolution plan. चलिए M&A के बारे में अब बात कर लेते हैं. M&As जैसे आपको पता ही है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है. क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनको M&As की तरफ जाना चाहिए? रिस्क क्या हैं? नेहा. So मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स को M&A के लिए जरूर जाना चाहिए, बिकॉज
जो टाइम लाइन होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्टार्टअप के लिए, अगर वो 10 साल की है और अगर M&A अच्छे से हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत कम हो जाएगी, हाफ भी टाइमलाइन हो सकती है। बिकॉज आपको एक दूसरी स्पेशलाइजेशन मिल रही है, दूसरी कंपनी की एक्सपर्टाइजेशन मिल रही है, तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग M&A इज़ अ वेल डू जरूर होना चाहिए। एक सही वैल्यूएशन कितना महत्वपूर्ण है M&A प्रोसेस में, अमित? सो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड वैल्यूएशन इज समथिंग सारे स्टार्टअप्स जिनसे भी मिलते हैं सबसे पहले आते ही, या अभी मुझे भी कोई मिले थे तो पूछ रहे हैं कि आई थिंक आई न्यू हिम, तो कि मैं फंड रेज कर रहा हूँ एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड मैं 20 करोड़ पे 10% अपना डाइल्यूट करके 2 करोड़ पे रेज कर रहा हूँ। तो सब एवरी स्टार्टअप फाउंडर इज ऑल कंसर्न अबाउट वैल्यूएशन, बट आई थिंक वैल्यूएशन इज ओनली अ नंबर। आपका बिजनेस से लिंक्ड है, योर बिजनेस डिफाइंस योर वैल्यूएशन, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है कस्टमर्स को, एंड वेदर यू आर एक्चुअली एबल टू जस्टिफाई विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिटेंशन, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं विच डिफाइन द रियल वैल्यूएशन। और एक वैल्यूएशन है बुक वैल्यूएशन। बुक वैल्यूएशन का मतलब है आप मेरे पास आइए, आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपकी कंपनी की प्रोजेक्शंस के बेस पे आपकी वैल्यूएशंस दे देंगे कि आपकी कंपनी वैल्यूड है 50 करोड़ 100 करोड़। तो इंपॉर्टेंस तो है, इंपॉर्टेंस है कि आपने एक वैल्यूएशन अपने लिए रखी है। दूसरा, वेदर रियल वैल्यूएशन इज व्हेन एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट at the valuation. That is where a third party is valuing. That is what I call a real valuation. So valuation is very important. It depends on the perception of the investor when he is investing, that what is the real valuation. Because अभी बहुत आसान है किसी भी चीज़ की वैल्यू करना है। कोई भी हम कोई चीज़ देखते हैं, वेदर कोई बिजनेस की वैल्यू मामा अर्थ की IPO की 200 रुपये होनी चाहिए या 150 रुपीज़ होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। जिस रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ a major investor, like say a bank is investing. Now therefore a third party has given a credibility that this is the real valuation. So it's a very subjective term, and I think it's too much exploited in today's time. We need to be careful when we evaluate any company what's a real valuation. Wherever we are also advising private equity funds, we are advising companies also कि please be sensitive about valuation. तो और ये सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टार्टअप के सारे फर्टिलिटी मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो फ्री पैसा कहीं भी नहीं है ना। जब मेरे पास ऑप्शन है, जैसे प्रीवियस वाले सीजन में आपने देखा कि 25%, 30%, 40% ग्रोथ हो रही है पैसे में, एंड स्टार्टअप ये सोचे कि फ्री पैसा मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला। इफ़ यू हैव ए दैट योर प्लान्स आर गुड, इट्स ए रेवेन्यू जनरेटिंग, it's giving a good return to the investor. Investor is willing to invest the money. रिस्क क्या है नेहा? मैंने आपसे पूछा था रिस्क क्या है, तो उस पर थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं, क्योंकि M&A साउंड्स वेरी वेरी नाइस, कि मर्जर, एक अच्छा मर्जर के थ्रू आपकी कंपनी बढ़ेगी, एक्वायर मोर कंपनीज, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या रिस्क हैं विच पीपल शुड कीप इन माइंड, जो जिस पे पूरा प्रॉपर एक स्टडी होनी चाहिए एक M&A करने से पहले? मेरे अकॉर्डिंग बुक्स सबसे बड़ी रिस्क है, बिकॉज बुक्स रियल है या नहीं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वैल्यूएशन कहा, बुक वैल्यूएशन होना या एक्चुअल वैल्यूएशन होना दोनों अलग बातें हैं। तो इसी तरीके से अगर बुक्स में कोई मैनिपुलेशन है और हम उसके बेस पे मर्जर करने जा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा, बिकॉज उतना हो सकता है प्रॉफिट ना अर्न कर पाए, उतनी ग्रोथ ना मिल पाए। सो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स इज़ द बिगेस्ट रिस्क। स्वॉट अगर किया जाए महेंद्र जी, तो M&A through IBC or M&A without IBC? So M&A through IBC is a more beneficial to the investors. I'll give a practical example. Recently I did a transaction where it was a running hotel in Bangalore which was acquired by a group, so that we did the complete transaction through IBC within 7 months, and it's a running hotel. Revenues are there, profitability is there. Due to mismatch of financials, the existing promoter could not be able to fulfill their obligation, and the lenders took it to the IBC, and through IBC, through merger, we got all the benefits. That group got the taxation benefit, running hotel, and the valuation at which they got it, from day one it's profitable.
So, the IBC is always better because there is no legacy issues, Any legal liability, you can address all the legal liabilities, all the statutory liabilities, and lenders liabilities, of course, through your resolution plan. So there is no other issues. Whereas, ordinary merger and acquisition, that legacy issues are still there, which will crop in future. चलिए समय कम है, एक सवाल ले लेते हैं जी, माइक वहां अगर आप पहुंचा दें। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र खुराना है, भूदेव.com से। मेरा ईसॉप पर प्रश्न है। मेरा, क्योंकि ये विचार मेरा भी था, लेकिन अब व्यक्ति को, कोई भी एम्प्लॉई है, उसको जीवन जीने के लिए प्रतिदिन का खर्चा भी चाहिए, महीने का खर्चा भी चाहिए। इक्विटी अगर हम दे देंगे, या सिर्फ इक्विटी दे देंगे, या सैलरी दे देंगे, या दोनों का मिक्स है, इस पर मेरा ये जानकारी है। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ तो, एक महीने की सैलरी कुछ तो चाहिए। तो ये मेरे को बताएं कि ये तीनों सॉल्यूशन है, या तीन में से सैलरी बढ़ाएं या फिर ईसॉप दें? या मिक्स, या मिक्स। अगर सिर्फ ईसॉप रहेगा तो घर कैसे चलेगा? मिक्स दे देंगे तो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में क्या लगाएंगे? आप वो, हाँ, मजाक that is the करो। जी, question. मजाक करो, प्लीज आंसर इट। यूजली जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ईसॉप्स प्लस सैलरी दोनों होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि घर चलाने के लिए अल्टीमेटली उस टाइम पे हर महीने पैसा चाहिए, तो वो तो सैलरी से ही चलेगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उनको भी घर ही चलाना है अपना अल्टीमेटली, तो वो तो सैलरी से ही चल पाएगा। बट ईसॉप्स आगे की ग्रोथ के लिए जो वो सेविंग करेगा वो एक तरीके से ईसॉप के थ्रू होगी। बट अगेन जैसा अभिषेक ने बोला कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, वो रहेगा ही। एक्चुअली मैं इसमें ऐड करूंगा, today's employees, they want ESOP in addition. Salary तो चाहिए पूरी, plus they need ESOPs also if they want to retain them. They are more smarter, and in fact companies are also appreciating that X salary is their market driven salary plus ESOP. Then they'll say अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ा खुश हूँ। वो कहते हैं, वो एक ऐड था ना, ये दिल मांगे मोर, तो आजकल ये एम्प्लॉय मांगे मोर इज व्हाट दे आर सेइंग। लास्ट कमेंट, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा कुछ? और सर उदय जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि यू में डिस्कस, हम लोग स्टार्टअप्स के सक्सेस के बारे में बात करते हैं। वी हैव 111 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, 1,12,000 DPIIT रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास इंडिया में 1200 फंड्स हैं विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। अब कोई कभी फेलियर्स की बात करेंगे तो कुछ स्टार्टअप्स हमारे माइंड में है, लेकिन कई स्टार्टअप्स फेल भी होते हैं। नाउ इफ़ आप अगर अपने, हम ऑडियंस से पूछते हैं हमने स्टार्टअप्स फेलियर के बारे में, इफ़ यू हैव एनी थॉट्स, 2-3 स्टार्टअप्स व्हाई दे हैव फेल्ड, कोई रीज़न है आपके माइंड में, या फिर आपको क्यों लगता है स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? फंडिंग मिल गई तब मैं उसके बाद पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ प्लीज गो अहेड। लेट्स गेट न्यू वॉइस। आप कुछ कहना चाहें, आप जवाब देना चाहेंगे, एंड देन वील एंड विद दिस क्योंकि समय कम है। नहीं, एंड में यस। Many startups fail when they don't get product market fit. They try to, they try for value creation. Please stand and answer. Okay. खड़े हो जाइए। So they start thinking that they are going to add value or they are going to solve a problem. But why they fail is when they don't get product market fit. And they have huge cash burn, so once they are out of funds, then they die peacefully. Okay, so we'll end with that. We had some audience engagement as well. ये एक two-way process है। आप यहाँ से सुनेंगे, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, और hopefully आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे हमारे कीनोट एड्रेस में कहा गया था, हम सब सदस्य हैं, हम सब टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। तो हमें ये टीम, ये देश, ये भारत को तरक्कियों तक पहुंचाना है, तो हम सबकी भागीदारी है। Let's carry that out with responsibility. Thank you all so much for being with us today.